अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2008 के बाद एक नई किस्म की मार्केटिंग दुनिया में आ चुकी है। इस मार्केटिंग में आपके दिमाग को मजबूर कर दिया जाता है, उसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदे। इस मार्केटिंग का नाम न्यूरो मार्केटिंग है और इसे दुनिया में लाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मसलन आज हम जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एमआरआई टेक्निक है, हमारे पास ईईजी रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है और उसके साथ इंसेफ्लोग्राफी इलेक्ट्रिकल इंसेफ्लोग्राफी टेक्निक्स हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स लगाकर आपके दिमाग को पढ़ सकती हैं और फिर हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट आपके दिमाग पर क्या हो रहा है। यही टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाई में भी इस्तेमाल हो रही हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन से तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और अब हर शोबे में इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ 2008 में, जब शुरू में जो कंपनीज इस टेक्नोलॉजी की तरफ आई, उनमें से एक कंपनी की केस स्टडी जिसे फ्रिटो-ले कहा जाता है। फ्रिटो-ले पेप्सिको की सिस्टर कंपनी है। पेप्सी बनाने वाली जो कंपनी है पेप्सिको, उसकी सिस्टर कंपनी है और इसके ब्रांड हमारी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इनके ब्रांड्स में लेज़ हैं जो चिप्स की एक ब्रांड है और उसके साथ साथ चीटोज़ हैं। 2008 में इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी सेल्स मुसलसल नीचे गिर रही थी, इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट की एक कंसल्टेंट कंपनी का इंतखाब किया। इन्होंने उन्हें मदऊ किया और कहा कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स इनके पास है, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि आज हमें लिटरेचर में मिल जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर, उन तजर्बात की बुनियादों पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस दी। आज जो चीटो आप देखते हैं, 2008 से पहले चीटोज इस तरीके से खाए नहीं जाते थे। इस कंपनी ने देखा कि चीटो के मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा वो रेसिपी इंसानों को, लोगों को भाई, उनके कंट्रोल ग्रुप्स को भाई, जिसमें चीटो को खाने के बाद आपके हाथ रंगे रह जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो रंग होता है ये चीज़ का होता है। ये रंग पनीर की डस्ट का होता है, चीज़ डस्ट का होता है। और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा तो जिन लोगों के हाथों पर ये रंग लगा रह गया, उन्होंने एक तो उसको लिक किया और उसके साथ साथ उन्हें महसूस हुआ कि ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसे दोबारा खाना चाहिए। इस कंपनी ने, ये जो कंसल्टेंट कंपनी आई, इन्होंने चीटो ब्रांड को चेंज करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि इस ब्रांड में आप ये रंग लेकर आएं। फ्रिटो-ले ने इस चीज़ को फ़ौरन अडॉप्ट किया और उन्होंने एक कैंपेन चलाई। 2008 के इश्तिहारों में भी अगर आप जाकर देखें, यूट्यूब पर सब मौजूद हैं, तो आपको एक कैंपेन नज़र आएगी चीटो की, जिसे द ऑरेंज अंडरग्राउंड कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो चीटोस के बारे में अपने एक्सपीरियंस भी देते हैं और उसके साथ बड़े डिफरेंट क्रिएटिव किस्म के एड्स बनाए गए हैं। मार्केटिंग की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये, इसे पढ़ाया जाता है, इसे केस स्टडी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन फ्रिटो-ले ने सिर्फ चीटो की जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, उस पर ही रिसर्च नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की हर चीज़ पर रिसर्च कराई। एक और रिसर्च की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो कि अगेन दिमाग को समझने वाले साइंसदानों ने की, न्यूरो साइंटिस्ट ने की, और उन्होंने लेज़ के और चीटोस के मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स दिए। इनमें ऐसे पैकेट्स भी थे जो चमकीले थे, इनमें ऐसे पैकेट्स थे जो आवाज़ बहुत निकालते थे, इनमें ऐसे पैकेट्स थे जो मैट फिनिशिंग रखते थे जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स लिए, उन पर मुख्तलिफ रंगों से लिखा गया, फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट यूज़ किया गया, फ़ॉन्ट डिफरेंट यूज़ किया गया और फिर देखा गया कि किन पैकेट्स को लोग ज़्यादा उठा रहे हैं सिर्फ देखने से, सिर्फ देख कर किन पैकेट्स को लोग ज़्यादा उठा रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि अब हमें अपनी पैकेजिंग को भी चेंज करना होगा। पैकेजिंग एक तो ऐसी हो कि जब हाथ लगे तो दूर तक आवाज़ जाए। बच्चे इसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। जब आप देखें कि टॉफ़ियाँ, उनके रैपर्स जो होते हैं वो चुड़ 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 की आवाज़ें निकालते हैं, इसी तरीके से जितने भी पैकेट्स होते हैं, हल्का सा भी हाथ लगाएं तो चुड़ चुड़ की आवाज़ें आती हैं। ये मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए पता चलता है कि जब आप एक पैकेट को उठाते हैं तो वो इर्द गिर्द के कुछ हिस्से में उसकी आवाज़ जाए और तमाम बच्चे और बड़े उस तरफ मुतवज्जो हों।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आपको अपने पैकेट की शाइनिंग, इसकी जो रोशनी के साथ इंटरेक्शन है उसको चेंज करना होगा। अब आपको इसकी शाइनिंग कम करनी होगी, आपको मैट टेक्सचर देना होगा। मैट टेक्सचर आज हमें नज़र आ रहे हैं जिन पर रोशनी पड़ती भी है तो वो बहुत ज़्यादा चमकते नहीं हैं। तो चमकने वाले पैकेट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमने मैट पैकेजिंग की तरफ लेके जाना है। जब ये दो चेंजेस इस कंपनी ने की तो इसकी सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इसने कई अवार्ड्स जीते। और आज तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लेज़ और चीटोस हमारे बच्चों को, हालांकि उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे इन पर लग चुके हैं। दिमाग की साइंस को अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है चीज़ों को बेचने के लिए, और हम अपनी दुकानों में और अपनी शॉप्स में भी ये चीज़ें ला सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक नोबेल लॉरिएट, वो साइंसदान जो कि बहुत बड़े कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है डैनियल कैनेमन। नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता है, इसलिए नोबेल लॉरिएट इनको कहा जाता है। इनकी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बहुत से लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, अगर आपको इसका उर्दू तर्जुमा मिलता है या इंग्लिश में आती है, आप इस किताब को पढ़ें। इस किताब में सोचने के दो मोड्स लिखे गए हैं। हमारे सोचने के दो मोड्स हैं। पहला मोड ये है जिसे फास्ट थिंकिंग कहा जाता है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दोस्त का क्या नाम है, आपके बेहतरीन दोस्त का क्या नाम है, आप ऐसे बताएंगे। फास्ट मोड है, आपको फौरन उसका जवाब आता है। लेकिन दूसरा मोड जिसमें मैं आपको ये सवाल पूछूं कि 19 को ज़रब दे दें 342 से, 19 को मल्टीप्लाई कर दें 342 से, क्या जवाब है? तो अब आप फौरन जवाब नहीं दे सकते। फास्ट थिंकिंग यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि अब आपको स्लो थिंकिंग मोड की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारे दो मोड है। एक मोड है फास्ट थिंकिंग जिसमें हम चीज़ें तेज़ी से करते हैं। मसलन अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आप फास्ट थिंकिंग मोड में जाएंगे। अगर आपने सुबह उठ के ब्रश करना है तो आप फास्ट थिंकिंग, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट थिंकिंग मोड हमारे लाशऊर से कनेक्टेड होता है, हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, हमारी हैबिट से कनेक्टेड होता है। तो जो हमारी हैबिट्स हैं उन पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, और वो बड़ी तेज़ी से हम अपने रूटीन को बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब हम नई चीज़ की तरफ जाते हैं, हम एक नया मसला दरपेश होता है जो पहले नहीं आया, तो वहाँ पर हमें स्लो थिंकिंग करनी पड़ती है। और जब हम स्लो थिंकिंग करते हैं तो स्लो थिंकिंग हमारे दिमाग को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि स्लो थिंकिंग में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अमूमन 95% हम फास्ट थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम अपने रूटीन्स में चल रहे होते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजंस कर रहे होते हैं। लेकिन 5%, 10%, 5% ज़्यादातर लिखा गया है, 5% के करीब जो डिसीजंस हैं वो हम कॉन्शियसली करते हैं, हम सोच विचार के साथ करते हैं, उस पर हमें स्लो थिंकिंग करनी पड़ती है और उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो जो फास्ट थिंकिंग है जिस पर एनर्जी कम लगती है उसे सिस्टम 2 कहा जाता है। याद रखना है आपने, S2 का मतलब है कि आपने इस पर बहुत तेज़ी से थिंकिंग कर ली, ये हैबिट्स थी, ये बड़ा आसान डिसीजन था और दिमाग की एनर्जी नहीं ज़्यादा इस पर लगी। और जो स्लो थिंकिंग है उसको S1 सिस्टम कहा जाता है, ब्रेन का, या सिस्टम 1 कहा जाता है, और इस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब एक पते की बात आपको बता दूं कि हमारा दिमाग, उसके पास एनर्जी लिमिटेड होती है और वो अपनी एनर्जी को बहुत संभाल के रखता है। उसे पसंद नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसलिए हमारा दिमाग ज़्यादातर स्लो थिंकिंग मोड में रहना पसंद करता है, यानी कि वो रूटीन के काम करना पसंद करता है, वो हैबिट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना पसंद करता है, उसे नए काम पसंद नहीं है। इसीलिए जब आप किसी आदमी को नए काम की तरफ लेके जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो हेजिटेंट है, वो थोड़ा सा, आपको नज़र आएगा कि वो घबरा रहा है, वो परेशान है, उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिमाग उसको बार बार ये कह रहा है कि इस पर तो बहुत एनर्जी लगेगी, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, इस पर तो बहुत एनर्जी लगेगी, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक क्रिकेट मैच से भी देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊँगा कि मार्केटिंग में इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमारी पिचेस, क्रिकेट की तरफ चलते हैं, हमारी पिचेस स्लो पिचेस होती हैं, जहाँ पर बॉल जहाँ पर भी पड़े आपने उसको खेलना है, शॉट लगानी है। और क्योंकि बाउंस इतना कम होता है कि अगर
थोड़ा सा एज लगे भी तो एक तो स्लिप तक नहीं पहुंचता, और दूसरा यह है कि बॉल इतना स्विंग होता नहीं है तो एजेस बहुत कम लगते हैं, तो स्लिप पर कैच होना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में। इसलिए हमारे बैट्समैनों के सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस कर करके ये आ चुका है, ये बन चुका है कि हमने हर बॉल को, बाहर जाती हुई बॉल को भी खेलना है। लेकिन जब हम जाते हैं इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पिचेस जो होती हैं वो बाउंसी होती है और उन पर स्विंग होती है और लेट स्विंग होती है, नई बॉल से तो बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, और वहाँ पर आपने बाहर जाती हुई बॉल को नहीं छेड़ना, नहीं खेलना। लेकिन क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, हम 95% अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, अब नया स्लो थिंकिंग करना कि मुझे इस बॉल को छोड़ना है, क्योंकि मैं तो फास्ट थिंकिंग की तरफ जा चुका हूँ ना कि हर बॉल को खेलो, हर बॉल को खेलो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर। अब जब मैं स्लो थिंकिंग की तरफ जाऊंगा कि मुझे इसको छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, तो मेरी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जब मेरी एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो मेरे ब्रेन में जितनी भी एनर्जी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगी और मैं बहुत जल्दी थकना शुरू कर दूंगा। इसलिए आप देखेंगे 3 गेंदें छोड़ने के बाद चौथी गेंद पर हम उसे खेलने चले जाते हैं, और एज होता है, पीछे कैच होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि यार इसने 3 बॉलें तो छोड़ी थी, चौथी क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि दिमाग को ये पसंद नहीं है कि वो अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। अब आते हैं हम दोबारा डिसीजन मेकिंग की तरफ। तो अब आपने देखा कि जब दिमाग की एनर्जी कम होना शुरू हुई तो उसने ऐसा डिसीजन लिया जो कि इम्पल्सिव डिसीजन, जो कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से आ रहा है, जो कि हमने कर दिया। तो जो जो हमारी एनर्जी नीचे जाती है दिमाग की, हम गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट का इस्तेमाल ये कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, क्योंकि ये हमें, जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो ये हमें थका देती हैं। इनके शॉपिंग मॉल के डिज़ाइन ऐसे होते हैं, वो इतने ओवरवेल्म होते हैं, वो इतने ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ये चीज़ इधर लगी, ये चीज़ इधर लगी, रोशनियाँ, और आप देख के एकदम आपका दिमाग जो है वो थकना शुरू कर देता है। अब जब आप इतनी चीज़ें देखते हैं, आप कहते हैं ये नहीं लेना, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है, तो आप डिसीजंस कर रहे हैं, और हर डिसीजन के बाद आपकी एनर्जी कम हो रही है अगले डिसीजन के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े साइंसदान, मेरे ख्याल में जो न्यूरो लीडरशिप के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं जिन्हें मैं बहुत पढ़ता हूँ, डेविड रॉक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी बुक है योर ब्रेन एट वर्क, इस पर बल्कि मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। इस साइंसदान ने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो किस तरीके से बुरे डिसीजंस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि जब आप डिसीजंस उस वक्त करते हैं जब आपकी एनर्जी पूरी है तो बहुत अच्छे डिसीजन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, और कैसे होती है, आप एक जगह पर गए और आपने कहा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लेना, तो क्या हुआ, आपने एक डिसीजन किया, आपके अब एनर्जी कम होगी, दिमाग थक गया, फिर आगे गए, इतनी चीज़ें हैं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, अगर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। लेकिन फिर क्या होगा, जब आप कैश काउंटर पर आएंगे, आपका दिमाग इतना थक चुका है, आपने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि आपको ज़रूरत थी, अव्वल तो ये होता नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ किया आपने वही चीज़ें ली जिसकी आपको ज़रूरत थी। जब आप कैश काउंटर पर आएंगे तो आप देखें कि बड़े बड़े स्टोर्स के कैश काउंटर पर आपको शुगर से बनी हुई चीज़ें नज़र आएंगी, आपको चॉकलेट्स नज़र आएंगी, आपको टॉफ़ियाँ नज़र आएंगी, आपको ड्रिंक्स नज़र आएंगे, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि नॉर्मली अगर आप सोचें तो आप कहें यार इसमें तो शुगर बहुत ज़्यादा, मैं नहीं लूँगा। लेकिन क्योंकि अब आपका दिमाग ड्रेन हो चुका है और अब आप स्लो थिंकिंग कर करके थक गए हैं, आपने फास्ट थिंकिंग कर दी है, तो अब जाते जाते ही फ़ौरन एक चीज़ इधर से ग्रैब की है, उतनी देर में बिल बन रहा है, आपने इधर 2-4 चीज़ें ग्रैब की और डाल दी। और इस तरीके से ये दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स रखा होता है, आप फ़ौरन कॉस्मेटिक्स लेते हैं, उस वक्त आप डिसीजन नहीं कर रहे थे, तो जब आप बिल पे कर रहे होते हैं और उससे 5 मिनट पहले जो आप शॉपिंग करते हैं, वो आपकी शॉपिंग आपके दिमाग से नहीं हो रही होती, वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती। बड़े बड़े ब्रांड आपको मजबूर कर देते हैं कि आप वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग के लिए होती है, इतनी रोशनियाँ होती हैं, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो जानबूझकर कॉम्प्लेक्स रखा जाता है। जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनका आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स रखा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, रोशनियाँ, और मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें लगाई जाती हैं, ताकि इसके पीछे साइंस है। ऐसे नहीं कि उन्होंने ये आर्किटेक्चर इतना अच्छा बनाया है, बल्कि इसके पीछे न्यूरो साइंस है कि दिमाग के पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उतनी जल्दी थकेगा
और जब हमारा दिमाग थकता है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, और जब वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं सोच रहा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाते हैं जो पहले आपने नहीं ली। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत बड़े ब्रांड की तरफ। आप सीख सकते हैं कि ये ब्रांड किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप तक लाता है। इस ब्रांड का नाम है आइकिया, और आइकिया के जो स्टोर्स हैं वो आपने देखे भी होंगे, और अशर को मैं कहूँगा कि वो एक तस्वीर भी लगाएं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बाहर से भी आपको दिखाएं। आइकिया के जो स्टोर्स हैं वो ऐसी कई टेक्निक्स लेकर आते हैं जो कि आपको चीज़ें लेने पर मजबूर कर देता है, और वो चीज़ें लेने पर मजबूर करता है जो आप घर से फैसला करके नहीं आए होते कि ये मैंने लेनी है। तो चलते हैं आइकिया की तरफ और आइकिया के एक स्टोर की तरफ। तो आइकिया सबसे पहले ये करता है कि उसकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं उन्हें एंड पे रखता है। तो अब आप उस स्टोर में दाखिल हुए एक चीज़ लेने के लिए, सपोज आपने ब्रेड लेनी है, और ब्रेड उनकी बहुत मशहूर और बड़ी चलती है, फ़र्ज़ कीजिए, और ब्रेड उन्होंने बेकरी एंड पे बना दी, तो आप अब पूरा आइकिया स्टोर घूमेंगे और फिर एंड पर जाएंगे। अब जब आप आइकिया स्टोर पूरा घूमेंगे तो आपको हर किस्म की चीज़ नज़र आएगी, और आइकिया का ये मानना है कि जब आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी तो आप उनमें से चंद चीज़ें उठा लेंगे जब तक कि आप बेकरी तक पहुंचते हैं। और इस तरीके से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से और फासला ज़्यादा देने की वजह से वो अपनी चीज़ों को आप तक ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी का एक ब्रांड बहुत मशहूर होता है, मसलन आइसक्रीम बहुत मशहूर है, लेकिन उसने केक्स भी रखे हुए हैं, उसने बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो वो आइसक्रीम को पीछे ले जाके रखे ताकि लोग आइसक्रीम तक फ़ौरन ना पहुंचे। फ़ौरन आइसक्रीम नहीं रखनी, बल्कि पीछे ले जाकर आइसक्रीम रखे, और फिर जब आप मूव करते करते वहाँ पहुँचे तो आपको पेस्ट्रीज़ भी नज़र आए। बच्चे कहें जी हमें पेस्ट्रीज़ दे दें, बड़े कहें जी हमें ये चॉकबार दे दें, तो कुछ चीज़ें आप ख़रीद लें और उसके बाद आप उस तक पहुँचे। तो ये आइकिया की फ़िलॉसफ़ी है। उसके साथ साथ बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, बड़े ब्रांड्स अगर आप देखें तो जहाँ पर उन्होंने जो चीज़ बेचनी होती है उसकी प्राइस कम होती है, उसे रख देते हैं और उसके साथ महंगी प्राइसेस लगा देते हैं। मसलन आपने कलर्स लेने हैं बच्चों के लिए, तो आप एक जगह पर जाएंगे, कलर्स देखेंगे। अब कलर्स आपको बड़े सस्ते एक जगह पर नज़र आए हैं जी 100 रुपए के, लेकिन साथ वाला जो कलर है और इस तरफ वाला कलर है वो 500 रुपए के होंगे। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छे कलर्स है, मैं ये 100 रुपए वाला ले लेता हूँ। तो इस तरीके से वो समझते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त कंपेयर कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों को, प्राइसिंग को स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा होता है। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिस चीज़ को ज़्यादा उन्होंने सेल करना होता है उसके इर्द गिर्द वो महंगी चीज़ें लगाते हैं, फिर कुछ देर बाद जाके आगे सस्ती चीज़ लगाएंगे, फिर उसके साथ महंगी चीज़ें लगा देंगे। तो अब वो कॉन्सेप्ट चला गया कि सस्ती चीज़ें एक तरफ लगा दें और महंगी चीज़ें एक तरफ लगा दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आइकिया जब आप उस स्टोर में दाखिल होते हैं तो वो फ़ौरन कहता है कि बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड है, प्ले स्पेस है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आइकिया बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि बच्चे बड़ी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे स्टोर में आए हैं जो कि बड़ों की चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, तो बच्चों का अटेंशन स्पैन और फोकस बहुत लिमिटेड होता है। तो वो कुछ देर के बाद ही उन अपने वालिदैन को कहना शुरू कर देते हैं जी हम चलें चलें, हम बाहर चलें, हम यहाँ चलें, हम यहाँ चलें, और वालिदैन ज़्यादा टाइम आइकिया के स्टोर में नहीं गुजार सकते। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का हल कुछ यूँ निकाला कि उन्होंने शुरू में ही एक प्ले स्टोर बना दिया। अब जब वो प्ले स्टोर बन गया या बच्चों का प्ले एरिया बन गया तो बच्चे फ़ौरन वहाँ पर चले जाते हैं, वो खेलते रहते हैं और वो खुश रहते हैं, और वालिदैन जाकर शॉपिंग करते हैं। और अब उनके पास क्योंकि इतना टाइम होता है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो अब आइकिया ने उनको टाइम दे दिया कि ये अपने टाइम को पूरा करके शॉपिंग कर सकें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके साथ साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आइकिया करती हैं। आइकिया के स्टोर में आपको कभी घड़ियां नज़र नहीं आएंगी, आपको वॉल क्लॉक नज़र नहीं आएंगे, आपको बाहर से सूरज की रोशनी आती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर दिन है कि रात है। टाइम जो है
उसकी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको किसी जगह से ये नहीं पता चलेगा कि वक्त क्या है। अब जब आपको वक्त का ही नहीं पता चलेगा तो आपको ये क्या पता कि मैंने कितना टाइम लगाया। अब तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसमें हम कुछ देर के बाद देख लेते हैं, लेकिन IKEA मेक श्योर करता है कि आपको टाइम के बारे में कुछ पता ना चले। उसके साथ जब आप IKEA के स्टोर में दाखिल होते हैं तो वो आपको कुछ पेंसिलें देते हैं और एक खाली शॉपिंग लिस्ट देते हैं। अब आपने उस शॉपिंग लिस्ट को फिल करना है। तो वो ये कहते हैं कि जो दिमाग में चीज़ें याद रखने की हैं वो बहुत कम हम यहाँ रख सकते हैं। तो आप अगर घर से आए हैं तो आप लिखें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब आप जब लिख रहे होंगे तो आप कहेंगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे और वो आपको भूलेंगे ही नहीं। दूसरा ये कि आप देख रहे होते हैं कि इन्होंने हमें फ्री पेंसिल और फ्री पेज दिया है तो इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब रिटर्न में कोई चीज़ करते हैं तो आप कमिटमेंट कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें एक किताब से मिलती हैं, जो किताब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, और इस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ये किताब हमें, इसमें डॉक्टर सियादिनी हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ रूल्स दिए हैं कि आप किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये किताब, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें एक चीज़ ये बताई गई, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आप कमिटमेंट कर लेते हैं अपने आप से, और अब आपने उस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करना है। और उसके साथ साथ जब आपको कोई चीज़ दे देता है, मसलन आपको मैकडोनल्ड एक बैलून दे देता है बच्चे को, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो ये कहता है कि इसको पे बैक करना है। और इसको पे बैक कैसे करना है? इसको पे बैक इस तरीके से करना है कि मैंने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि IKEA को छोड़कर भी हम अगर दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाएं तो दूसरे ब्रांड्स की कोशिश होती है कि वो अपने ब्रांड का स्लोगन इस तरीके से रखें कि वो आपके सर्वाइवल ब्रेन के साथ या आपके लिम्बिक ब्रेन के साथ कनेक्ट हो। सर्वाइवल और लिम्बिक ब्रेन के बारे में हम बहुत सी डिस्कशंस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल के साथ मुसलसल कनेक्टेड रहते हैं तो आपको इन दोनों ब्रेन्स के बारे में मालूम होगा। आप अगर कोक के टिन को देखें और जब हम उसको खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको एक हिडन मैसेज मिलता है, और अगर आप उस मैसेज को पढ़ना चाहें तो वो एक स्माइली की शक्ल का है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड आपको बता रहा है कि हम हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं, हम खुशी को प्रमोट करते हैं, और आपका लिम्बिक ब्रेन खुश रहना चाहता है क्योंकि वो इमोशंस और बिहेवियर्स को डील करता है। तो आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है वो भी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है। तो इंसान का दिमाग की हमेशा कोशिश होती है कि वो स्ट्रेस में ना जाए। कोक आपको ये मैसेज देती है कि हम आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाते हैं। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड आपको ये कहते हैं हम ग्रोथ लाते हैं। अब ग्रोथ सीधा सर्वाइवल ब्रेन में जाकर हिट करता है क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, मेरे बाल नहीं ग्रो करेंगे, मेरी दाढ़ी नहीं ग्रो करेगी, मेरा सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, तो मुझे पता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। तो दिमाग का एक पूरा हिस्सा डेडिकेटेड है ग्रोथ के लिए। तो जब ये कहते हैं कि आपके दिमाग, आपके बाल ग्रो करेंगे, तो एक्चुअली हमारा दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक सर्वाइवल के लिए, मेरी जिंदा रहने के लिए चीज़ ज़रूरी है। आपको नहीं पता चल रहा था, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जाता है। आप घड़ियों के इश्तिहारों को देख लें, अब जाके देखिएगा ज़रा घड़ियों के इश्तिहारों को, तो अब आप इस नज़र से देखेंगे कि आपको हमेशा 10:10 दिखाए जाएंगे। जब भी किसी घड़ी का इश्तिहार आएगा आप गौर कीजिएगा, आपको 10:10 दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये स्माइल देती है। और स्माइल का मतलब ये है कि ये घड़ी जब आप पहनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, आपके चेहरे पर खुशियाँ आएंगी, और ये आपको खुश रहने की एक वजह देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ऐसी स्टडी में ये भी बताया गया था कि एक शराब खाने में जब फ्रेंच म्यूज़िक बजाया जाता था बैकग्राउंड में, तो उस दिन फ्रेंच जो शराब की बोतलें हैं उनकी ज़्यादा सेल होती थी, और जब जर्मन म्यूज़िक लगाया जाता था तो जर्मन बोतलों की ज़्यादा सेल होती थी। हम अगर पाकिस्तानी बने हुए, पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, और वो तरीका ये है कि एक तो बताइए कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो इस जगह पर लगे हुए हैं, और दूसरा तरीका, अगर आप दिमाग को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप पीछे अपनी शॉप में दिल दिल पाकिस्तान लगा दीजिए, और फिर आप देखिए कि दिल दिल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जाके करके देख लें। आप दिल दिल पाकिस्तान लगाइए और फिर देखिए कि लोग किस तरीके से उस दिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, और फिर एक दिन आप बंद कर दीजिए म्यूज़िक, कोई और म्यूज़िक लगा दीजिए जिसमें नेशनल
कोई नेशनल एंथम ना हो, ठीक है ना, कोई नेशनल सॉन्ग ना हो, कोई और सॉन्ग लगा लीजिए और फिर देखिए कि कितने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बिके हैं। तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जिस दिन आपने नेशनल सॉन्ग्स लगाए उस दिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिके, क्योंकि आपने लोगों के दिमाग को एक हिंट दिया, और वो दिमाग का हिस्सा है लिम्बिक ब्रेन, जो कि ये बताता है वी वर्सेस देम। वो हमेशा ग्रुपिंग करता है, ये दिमाग का हिस्सा है जो कि हमेशा ग्रुप करता है, जो कहता है मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस, क्योंकि वो हमेशा सिक्योर फील करता है जब वो एक ग्रुप के साथ अपना कनेक्शन बनाता है। तो आपने अगर अपने लिम्बिक ब्रेन को और अपने कस्टमर्स के लिम्बिक ब्रेन को एक्साइट कर दिया और उसमें हुब्बुल वतनी को थोड़ा सा उजागर कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ें ख़रीदेंगे और आपकी सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, हम बहुत से ऐसे ट्रिक मुस्तकबिल में डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी अच्छी मार्केटिंग करके भी इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूनिक इल्म के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।